नमस्कार प्यारे साथी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अक्टूबर है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म दिवस है। आज इनके जन्म दिवस पर हम इनकी जीवनी और इनके बारे में जानते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एक छोटे से परिवार से निकल करके एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और भारत के रक्षा अनुसंधान में या फिर इसरो में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने में भी अहम योगदान प्रदान करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो बड़ी सी जुल्फे हैं और ये इनकी पहचान भी थी। इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है। 1931 से लेकर 2015 तक की इनकी जर्नी है और हम इस जर्नी को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। प्यारी दोस्त, आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। आइए हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में कुछ चीजों का वर्णन करते हैं। अगर नाम किया जाए तो बहुत सी बार आपकी एग्जाम्स के अंदर इनका नाम भी पूछा जाता है कि भैया इनका पूरा नाम क्या है। अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। इनका वास्तविक नाम तो अब्दुल कलाम था। अबुल पाकिर इनके दादाजी का, जैनुल आब्दीन इनके पिताजी का और इनका नाम था अब्दुल कलाम। प्यार से हम इन्हें उपनाम कहा जाता है मिसाइल मैन। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा गया। व्यवसाय, ये इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, लेखक थे, प्रोफेसर थे और राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिक के तो आप सभी जानते हैं, भारत के 11वें क्या बने थे तो याद रखिएगा, महामहिम राष्ट्रपति बने थे। जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1931 है। जन्म स्थान धनुषकोडी गांव है, रामेश्वरम, तमिलनाडु के अंदर। पिता पेशे से नाविक थे और हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम दर्शन कराने का काम करते थे। तो पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता इनकी जो थी वो अस्सी अम्मा इन्हें कहा जाता है। और डॉक्टर कलाम जो थे भाई साहब, इनका निधन कब हुआ? 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय के अंदर। इन्होंने कहा था कि अगर मैं मरूं तो दुनिया अगर मुझे याद रखे तो वो शिक्षक के रूप में याद रखे। तो इनका जो अंतिम समय था तब भी ये लेक्चर ही दे रहे थे। तो सोचिए एक कितने महान व्यक्तित्व हैं। अंतिम समय में भी वो कार्य कर रहे थे जो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। ये 11वें राष्ट्रपति बनते हैं 25 जुलाई 2002, 25 जुलाई 2007 तक। और भारत कि जो दोनों विपक्षी पार्टी और उस समय जो सत्ता दल वाली पार्टी थी बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने मिलकर के सहमति से इन्हें क्या बनाया था दोस्त, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन जाता है इनके पास। उस समय ये पढ़ा रहे थे तो 2 घंटे का समय मांगते हैं कि मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं सोच कर बताता हूं। इनका विजन था और सोच रहे थे कि मैं यहां पर रहूंगा तो भारत के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। इंडिया 2020 विजन इन्होंने देखा था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, यह विजन इन्होंने देखा था। आइए इनके बारे में हम और विस्तृत जानकारी से पढ़ते हैं और विस्तृत जानकारी का अध्ययन करते हैं। इन्हें सम्मान की बात की जाए तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में ऐसे 3 ही राष्ट्रपति हुए हैं, है ना, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। प्यारे साथी, इनका जो बर्थ प्लेस था मैंने आपको बताया। अब अगर आप मैप में देखेंगे तो तमिलनाडु का आप जो सबसे दक्षिणतम भाग देखेंगे वहां पर रामेश्वरम और उसमें भी कहां पर, धनुषकोडी में इनकी तो प्यारे साथी जन्म हुआ था। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी इनकी बहुत बहुचर्चित पुस्तक है। याद रखिएगा, इनकी सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तकों में कौन सी आती है? विंग्स ऑफ फायर आती है। कई एग्जाम्स में हुबहू पूछा भी जाता है विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है। प्यारे साथी, अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो रामेश्वरम धनुषकोडी नामक गांव में 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म होता है। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम था, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया और पढ़ाया। इन्हें प्यार से मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जैनुल आब्दीन था जो नाविक थे। परिवार बहुत बड़ा था। ये खुद ही 10 भाई बहन थे, 5 भाई और 5 बहनें थे। तो याद रखिएगा, तो एक्चुअल में इनका जो परिवार था, चाचा वगैरह ये सब मिलकर के कंबाइन रहते थे। परिवार बहुत बड़ा था। माता जो थी अस्सी अम्मा, वो गृहिणी थी। आप चाहें तो फोटो देख सकते हैं। इनमें सबसे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अब्दुल कलाम है। बचपन से ही पढ़ने की ललक इनमें बहुत ज्यादा थी, है ना। घर के हालात ठीक नहीं थे तो पेपर बेचना शुरू किया और बेचते हुए पेपर क्या करते थे, पूरा पेपर पढ़ लिया करते थे। तो पेपर बेचने का कारण था नॉलेज को गेन करना। साथ ही इसी के साथ में अब जब आगे बढ़ते हैं तो इनकी स्कूलिंग की बात आती है ना। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा, है ना, जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य किया। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत, याद रखिएगा, अगर मैं कहूं इच्छा थी, ललक थी या एक जिज्ञासाएं होती थी जानने की, एक, है ना। अगर बात की जाए तो ये इनके बचपन का फोटो है, आप देख सकते हैं। और ये इनके जब हमारे राष्ट्रपति थे उस समय का फोटो है इनका। तो प्यारे साथी, जब बात की जाए स्कूल के दौर में जब ये थे, इनकी स्कूलिंग जब हो रही थी
तब इनके शिक्षक ने इन्हें एक बार चिड़िया कैसे उड़ती है उसको समझा रहे थे। क्लास में बच्चों को समझ नहीं आया तो समुद्र किनारे ले जाकर के चिड़िया के उड़ने के सिद्धांत को जब समझाया तभी इन्होंने ठान लिया था बनना है तो पायलट बनना है। क्या बनना है? जैसे हम में से भी बहुत सारे लोग कुछ न कुछ ठाने होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी की मुरादें कहाँ पूरी होती है, हर किसी की मुरादें कहाँ पूरी होती है, इच्छाएं कहाँ पूरी होती हैं, कुछ न कुछ तो कसर रह ही जाती है ना। तो वो एक लाइन ये भी है कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब का यह कहना था कि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते या आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ये एपीजे अब्दुल कलाम का कथन था, याद रखिएगा इस बात को। रामनाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1955 में मद्रास चले गए। वहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इस दौरान अपनी बहन ने इन्हें अपने गहने बेच करके 1000 रुपए दिए थे और स्कॉलरशिप बेस पर इनका एडमिशन हुआ। जैसा हम और आप करते हैं, पहली बार में जो इन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया वो इनके प्रोफेसर को पसंद नहीं आता है। प्रोफेसर कहते हैं आपके पास 3 दिन का समय है, अगर आप भर पाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट सबमिट कर पाते हैं तो ठीक, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। दोस्त, अक्सर क्या होता है कि हम अभाव में जो काम करते हैं या किसी प्रेशर में काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट ये 1 महीने का सोच रहे थे, 3 दिन बिना खाए पिए जो इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार करके सबमिट किया, प्रोफेसर भी हैरान थे कि कोई 3 दिन में ऐसा प्रोजेक्ट कैसे बना सकता है। लेकिन एक डर था कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप जाने का, मेरी पढ़ाई रुक जाने का। बहन ने पैसा उधार दिया था, अपने गहने बेच करके, उधार क्या दिया ही था एक तरह से, है ना। अब आगे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स में इनकी क्या थी भैया, याद रखना, भारतीय वायुसेना के अंदर ये जानना चाहते थे, पायलट बनना चाहते थे। 25 लोगों के इंटरव्यू होते हैं और 8 सीटें थी, और आप बात नहीं मानेंगे, इनका स्थान 9वां था। मतलब 1 सीट, है ना, 8 व्यक्तियों को चुन लिया गया और 9वें नंबर पर ये थे। और उसके बाद ये आते हैं वहां से दिल्ली, है ना, देहरादून में इंटरव्यू चल रहे थे, वहां से फिर दिल्ली आया जाता है। और जब दिल्ली आते हैं, आप देख लीजिए, है ना, किसने सोचा था कि एक पायलट बनने का सपना लेकर के जो जा रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट नहीं बनेंगे, लेकिन तीनों सेनाओं के एक दिन प्रमुख बनेंगे। कितनी सोचने वाली बात है कि वो कहते हैं ना कि आपने सोचा नहीं होगा उससे वो ज्यादा देगा, तू मेहनत कर तो सही। आपने सोचा नहीं होगा उससे वो ज्यादा देगा, तू मेहनत कर तो सही। किस्मत को न कोस, किस्मत को न कोस, तू मेहनत कर तो सही। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। डीआरडीओ में जब ये शामिल होते हैं तो एक प्रोजेक्ट था हावरक्राफ्ट परियोजना, इस पर बहुत सफल काम किया। इसके बाद में डीआरडीओ के साथ मिलकर आपने थुम्बा का नाम सुना होगा, है ना। थुम्बा से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं जो केरल के तिरुवनंतपुरम के पास में है। वहां पर गए, वहां पर किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी, अभाव थे। वहां पर एक चर्च के अंदर क्या किया, अपनी फैसिलिटी को बनाया और वहीं पर एक कमरे में रहने लगे। वहीं से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। और सोचिए, रॉकेट ले जाने के साधन नहीं थे, साइकिल पर, बैलगाड़ी पर रख करके रॉकेट ले जाया जाए। ये भारत का वो दौर था जब इस तरह के वैज्ञानिक अपना पूर्ण समर्पण दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि इन्हें विदेश, भारत में जितनी सैलरी है उससे 10 गुना सैलरी पर यूएसए में स्थित नासा ने इन्हें क्या किया, जब नासा में ट्रेनिंग करने गए, वहां उन्होंने देखा कि वह गजब आदमी है, क्या दिमाग है। मतलब जो काम डेडिकेशन, हार्ड वर्क की बात की जाए तो पूरा उसमें न्योछावर हो जाते हैं। उन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप ऑफर की, 10 गुना ज्यादा सैलरी इंडिया से दी। सोचने वाली बात है, आप और हम हो तो मस्तिष्क में आ ही जाता है कुछ ना कुछ कि भैया क्या किया जाए, लेकिन इन्होंने देश सेवा को चुना और वापस भारत आए। डॉक्टर कलाम ने कुछ समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम किया। इसके बाद वह 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में क्या हो गए, शामिल हो गए। इसी दौरान इसरो में जब ये शामिल होते हैं तो काम किया जाता है एसएलवी के ऊपर, एसएलवी मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपर। और एसएलवी के ऊपर जब काम किया जाता है तो 1979 में यह प्रयास असफल हो जाता है। बहुत सारे लोग एपीजे अब्दुल कलाम को दोष दे रहे थे, लेकिन विक्रम साराभाई को पता था कि एपीजे अब्दुल कलाम जरूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। वो उस समय इसरो के हेड हुआ करते थे। उन्होंने कहा ये सारी जितनी भी फेल्यूर है ये मैं अपने ऊपर लेता हूं, क्योंकि मैं यहां का क्या हूं, हेड हूं। एपीजे अब्दुल कलाम को इससे बहुत प्रेरणा मिली और एक ही साल बाद पूरी डेडिकेशन के साथ 1980 में भारत का पहला एसएलवी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनकर तैयार हुआ। और भारत ने, याद रखिएगा साथी, अपना पहला भारतीय भूमि से उपग्रह छोड़ा जिसका नाम था रोहिणी। तो भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह रोहिणी था और वो एसएलवी से छोड़ा गया। और इस एसएलवी को बनाने में सबसे अहम भूमिका किसकी थी, तो साथी याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम की थी। अब्दुल कलाम की थी। और इसी भूमिका के कारण साथी याद रखना आप, इन्हें मिसाइल मैन का दर्जा दिया गया। तो मिसाइल मैन उपलब्धि इन्हें क्यों दी गई, ये आपने यहां पर समझा।
इसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया, एसएलवी थर्ड के निर्माण में काम किया, पीएसएलवी के निर्माण में काम किया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक छोड़ा गया। आप देख सकते हैं ये एसएलवी थर्ड है। 1980s में ये सफलता हुई, 1979 में हमें असफलता मिली और इसी पर इन्हें क्या कहा गया, मिसाइल मैन का दर्जा दिया गया। साथ ही अगर इससे हम आगे बढ़ें और इनके जीवन के बारे में देखें तो द्वितीय पोखरण परमाणु परीक्षण, पहले परमाणु परीक्षण में शामिल नहीं थे लेकिन दूसरे परमाणु परीक्षण में सबसे अहम रोल होता है। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात की जाए तो उस समय ये पोखरण राजस्थान के अंदर इस पूरे के ऊपर कार्य कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे उस समय। 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी राजनीतिक की भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे ये सफल होता है आप देख लीजिए, ये यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी आपको दिख रहे होंगे, ये एपीजे अब्दुल कलाम है। और जैसे ही ये सफल होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी पूरे विश्व को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत एक पूर्ण विकसित परमाणु देश बन चुका है, भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। ये वो दौर था जब भारत पर सैंक्शन लगना भी प्रारंभ हो चुके थे। दोस्त, अगर मैं अगली आपसे बात करूं तो इन्होंने बहुत सारी मिसाइल परीक्षण पर भी कार्य किया। अब आप देखेंगे कौन कौन सी मिसाइलें, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा में आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उस द्वीप का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था क्योंकि मिसाइलों की टेस्टिंग के दौरान वो द्वीप उभर कर सामने आया और बंगाल की खाड़ी में उस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित कर दिया गया। आज भारत में जितनी मिसाइल परीक्षण होते हैं सभी वहां से किए जाते हैं। तो इनके जितने भी वर्जन आए उन पर इन्होंने काम किया और मिसाइल क्षेत्र में भी भारत को क्या बनाया, अग्रणी बनाया। प्यारे दोस्त, एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों की बात करें तो एसएलवी है ना, याद रखना, प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वैलिएंट है। इसके बाद पोलर सैटेलाइट पीएसएलवी है, अग्नि, पृथ्वी, है ना, याद रखिएगा, नंदी, या अगर मैं कहूं हैवी क्राफ्ट की बात कर लें, पोखरण टूब की बात कर लें, है ना, इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल की बात कर ले, कलाम राजू स्टैंड की बात कर ले, कलाम राजू टैबलेट बहुत पूछी जाती है, कलाम राजू टैबलेट याद रखिएगा, या फिर लाइट वेट, है ना, याद रखना, कैलिपर्स की बात करें, कलाम राजू टैबलेट इनके नाम पर रखी गई है लेकिन टैबलेट के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया गया था। अब बात की जाती है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इन्हें 2007 में किंग्स चार्ल्स सेकंड मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि 2007 में प्रदान की गई। सन 2000 में रामानुजन पुरस्कार, है ना, वीर सावरकर पुरस्कार 1998 में दिया गया। 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1997 में, है ना, पोखरण के लिए इन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1994 को विशिष्ट शोधार्थी के रूप में, 1990 में पद्म विभूषण और 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही भारत के ये एक तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला, लेकिन राष्ट्रपति याद रखिएगा बनने से पहले ही मिल चुका था भारत रत्न इन्हें, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी बुक्स हैं, डॉक्टर कलाम की बुक्स हैं, विंग्स ऑफ फायर, इग्निशन माइंस, इंडियन विजन 2020, ये बहुत बेस्ट सेलर बुक्स हैं। जो 2-3 मैंने आपको बताई, बुक्स बहुत सारी हैं इनकी दोस्त, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बुक्स बताई हैं जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं और आपको इनको पढ़ना भी चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब लाइफ में डाउनफॉल आता है और जब हम ऊपर जा रहे होते तब हमें क्या करना चाहिए। प्यारे साथी, अगर अगली बात की जाए, सपने, इनकी कुछ लाइनें हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, इससे केवल संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, इससे आपको सफल होने के लिए विचार मिलेगा कि कैसे सफल हुआ जाए, है ना। मुश्किल जो होती हैं वो जीवन का हिस्सा है। आप मुश्किलों को हावी मत होने दो। मुश्किलों में आपने क्या सीखा, आप में क्या क्षमताएं निभर करके आई, ये चीज इन्होंने अपनी लाइन में कही। छोटे लक्ष्य अपराध हैं, हमेशा बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ो और बड़े लक्ष्य को क्या करो, प्राप्त करो। अगली चीज, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, ये चीज ध्यान रखना। ये बड़ी प्यारी लाइन है। बहुत से बच्चे, हमारी ये परेशानी है, हमारी ये परेशानी, इनका कहना है कि आपकी छुपी हुई क्षमताएं, उस समय आप क्या कर सकते हो, आप में क्या निखार आ सकता है, इसको लाने के लिए आती है। और इनकी सबसे अच्छी लाइन है, याद रखना, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन, दुनिया के सबसे अच्छे दिमाग कहां मिलते हैं, मैं भी, है ना, फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। तो ये भी क्या थे, याद रखिएगा, है ना, लास्ट बेंचर थे, बैक बेंचर थे, याद रखिएगा। लेट अस सैक्रिफाइस अवर टुडे, अगर हम आज अपना क्या करेंगे, सर्वस्व न्योछावर करेंगे, सो दैट अवर चाइल्ड कैन हैव अ बेटर टुमारो, तो हमारे बच्चे एक बेहतर भविष्य को देख पाएंगे। ये एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है। साथ ही इस बिंदु को भी आपको यहां क्या करना है, ध्यान रखना है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदलेगी। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
अगर एक देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि समाज की प्रमुख सदस्य कौन हो सकते हैं, माता पिता और गुरु। ये तीन लोग हो सकते हैं जो इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, अच्छे लोगों का देश बना सकते हैं, है ना। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंचो, यही अद्वितीय हो तुम। अगर ऐसा तुम ठान लेते हो, ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है। लगातार मेहनत करो, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो, यही महान जीवन को बनाता है और याद रखिएगा एक दृढ़ निश्चय बनाने का काम करता है। फिर आती है वो तारीख 27 जुलाई, जब ये कहां थे, शिलोंग के अंदर थे, लेक्चर देने जा रहे थे और वहीं पर लेक्चर देने के दौरान इन्हें हार्ट अटैक आता है और हृदयघात के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे साथी, ये एपीजे अब्दुल कलाम की एक छोटी सी जर्नी मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप इनकी विंग्स ऑफ फायर जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।